Now our topic is photosynthetic pigment. Photosynthetic pigment. अगर आपको याद हो, जब मैंने आपको पढ़ाया था जब मैंने आपको बताया था फोटोसिंथेटिक रिक्वायरमेंट्स, तो उस टाइम मैंने आपको एक चीज छोड़ दिया था, क्लोरोफिल। अगर आपको याद हो, मैंने कहा था इसको हम आगे डिटेल में देखेंगे, तो आज समय आ गया उसको डिटेल में देखने का। क्लोरोफिल एक प्रकार का फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि केवल क्लोरोफिल ही फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है। रिपीट कर रहा हूं मैं क्या कह रहा हूँ। क्लोरोफिल एक प्रकार का फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है, लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं कि केवल फोटोसिंथेटिक पिगमेंट क्लोरोफिल ही है। समझ रहे हो क्या? यानी कि कई प्रकार के फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है। हाँ, ये जरूर है कि आपके सिलेबस में मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस केवल हायर प्लांट्स का है, लेकिन हम फोटोसिंथेटिक पिगमेंट सभी का पढ़ेंगे, क्योंकि एग्जाम में सभी का पूछा जाता है। क्यों पूछा जाता है? क्योंकि प्लांट डाइवर्सिटी वाले चैप्टर में सभी का दिया हुआ है। ठीक है, इसलिए तो सबसे पहले फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है क्या चीज क्या बने होते हैं। देखो, ऐसा है कि हर पिगमेंट अलग अलग चीजों का बना होता है। कोई पिगमेंट लिपिड नेचर का होता है, कोई पिगमेंट प्रोटीन नेचर का होता है, कोई पिगमेंट अदर मॉलिक्यूल के मेटाबॉलिक पाथवे के इंटरमीडिएट कंपोनेंट के जुड़ने से बनता है। तो हर पिगमेंट का अपना अलग अलग नेचर है। ओके, नाम है फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, तो जाहिर सी बात है कि फोटोसिंथेसिस में रोल प्ले कर रहे होंगे। Now question is that what's the role of photosynthetic pigment in the process of photosynthesis? Simple answer, to absorb sunlight, to absorb light energy. आपको पता है कि लाइट की एनर्जी क्वांटा के फॉर्म में आती है, आप मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ते हो। लाइट की एनर्जी क्वांटा के फॉर्म में आती है, पैकेट्स के फॉर्म में गिरती है, और उस पैकेट्स को यूटिलाइज हर किसी के बस की मतलब उस पैकेट्स को यूटिलाइज करना हर किसी के बस की बात नहीं है, और जिसके बस की बात है उसी में से एक लिविंग सिस्टम का पार्ट है जिसका नाम है फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। सनलाइट गिरती है क्वांटा के फॉर्म में, और उस सनलाइट की एनर्जी को यूटिलाइज कर लिया जाए। कैसे यूटिलाइज किया जाएगा, कल से मैकेनिज्म स्टार्ट होगा तो आपको समझ में आ जाएगा। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट लाइट एनर्जी को यूटिलाइज करके अपना इलेक्ट्रॉन एक्साइट कराता है। हर किसी का बस का नहीं है। लाइट हमारे पास भी गिरता है, हम अपना इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं एक्साइट करा देते हैं? हमारे पास भी स्किन है, हमारे पास भी बहुत सारे पिगमेंट, हमारे इलेक्ट्रॉन एक्साइट नहीं होता है। तो ये फोटोसिंथेटिक पिगमेंट के पास ये एबिलिटी है कि सोलर लाइट को ऑब्जर्व करके अपना इलेक्ट्रॉन एक्साइट करा ले और फोटोसिंथेसिस जैसे प्रोसेस को इनिशिएट करे। ना अगर बात आई है सोलर लाइट की, तो मैं आपको एक बात बता देता हूं। जब भी लाइट कहीं पे भी गिरता है, चाहे वो सोलर लाइट हो या कोई भी रेडिएशन हो, जब कोई भी लाइट कोई भी सरफेस पे गिरता है, चलो मैं लीफ को ही बना लेता हूँ एक सरफेस। जब कोई भी लाइट किसी भी सरफेस पर गिरता है, कोई बच्चा बताना चाहेगा वहां पे क्या क्या पॉसिबिलिटी है? मैं आपको हिंट देता हूँ। लाइट गिरने के बाद वहां पे 3 ही पॉसिबिलिटी है। क्या क्या? कोई बताना चाहेगा? हाथ खड़ा करो। 3 पॉसिबिलिटी है। सर, एब्जॉर्प्शन हो सकता है, रिफ्लेक्शन हो सकता है, और चलो 2 सही जवाब आ गया, एक और कौन बताएगा? ट्रांसमिशन। ट्रांसमिशन हो सकता है। देख के तो नहीं बोल रहे? नो सर, हम तो नहीं थे। अगर लाइट आया, ये सोलर लाइट है, इस सोलर लाइट में से कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी, या हो सकता है टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी, ये सरफेस, हमारे लिविंग सिस्टम में हम लीफ की बात कर रहे हैं, ये सरफेस उस सारे एनर्जी को क्या कर लिया? एब्जॉर्ब कर लिया, और एब्जॉर्ब करके कोई वर्क डन कर लिया, तो ये प्रोसेस हुआ एब्जॉर्प्शन। ठीक है, हो सकता है कि वो लाइट सरफेस पे गिरी, सरफेस ना ही उसको एब्जॉर्ब किया और ना ही रिफ्लेक्ट किया, और वो लाइट सीधे आर पार हो गई, ट्रांसमिट हो गई। जो लाइट आई हो सकता है आर पार हो गई, या हो सकता है कुछ अमाउंट ऑफ लाइट एब्जॉर्ब हुई और कुछ अमाउंट ऑफ लाइट आर पार हो गई। दूसरा फिनोमिना ट्रांसमिशन, ट्रांसमिट हो गई। तीसरा, हो सकता है जो लाइट आई सरफेस पे गिरी, कुछ अमाउंट ऑफ लाइट एब्जॉर्ब भी हुई, हो सकता है नहीं भी हुई हो, और वो लाइट रिफ्लेक्ट कर गई यहां से। थर्ड प्रोसेस, रिफ्लेक्शन। कोई बताएगा कि हमारा लीफ क्या करता है? कोई बताएगा हमारा इसी लीफ? लाइट को ऑब्जॉर्ब करके सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट तो इन तीनों प्रोसेस में क्या करता है ये बताओ? अब्जॉर्प्शन करेंगे। एब्जॉर्प्शन, जाहिर सी बात है। अभी मैंने बताया फोटोसिंथेटिक पिगमेंट का काम ही क्या है? एब्जॉर्प्शन ऑफ सोलर रेडिएशन, यही उसका काम है।
और उस सोलर रेडिएशन में जो एनर्जी है उसी से वो इलेक्ट्रॉन एक्साइट कराएगा। फाइनली वो इलेक्ट्रॉन एक्साइटेशन होने से फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस स्टार्ट होगी, लाइट रिएक्शन चलेगा, डार्क रिएक्शन चलेगा, फाइनली ऑर्गेनिक कंपाउंड का सिंथेसिस होगा और वही एनर्जी की मदद से ऑर्गेनिक कंपाउंड के केमिकल बॉन्ड के अंदर एनर्जी कंजर्व हो जाएगी। मींस लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया गया। लेकिन ये काम फोटोसिंथेटिक पिगमेंट का नहीं है, ये काम ओवरऑल फोटोसिंथेसिस का है। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट का बस इतना ही काम है, लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करना, एब्जॉर्ब करा के खुद का इलेक्ट्रॉन एक्साइट करा देना। अब मैं आपको बता रहा हूं फोटोसिंथेटिक पिगमेंट को हम लोग ब्रॉडली 3-4 कैटेगरी में डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, 3 कैटेगरी में ब्रॉडली। एक क्लोरोफिल है, एक क्लोरोफिल है, दूसरा कैरोटीनॉइड है और तीसरा फाइकोप्रोटीन है। फाइकोप्रोटीन है, हालांकि फाइकोप्रोटीन कैरोटीनॉइड का ही एक टाइप है, लेकिन ठीक है चलो फिर भी बता दिया मैंने। फाइकोबिली प्रोटीन, फाइकोबिली प्रोटीन, फाइकोबिली प्रोटीन है। ये तीनों क्या है? पिगमेंट है, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है। ब्रॉड 2 ही कैटेगरी होते हैं, क्लोरोफिल और कैरोटीनॉइड। कैरोटीनॉइड का एक टाइप है फाइकोबिली प्रोटीन, अलग से मैंने बताया। चलो ठीक है, 3 है। चलो सबसे पहले क्लोरोफिल के बारे में कौन कौन उल्टी करना चाहता है? जल्दी से फटाफट, जो करना चाहता है दरवाजा खुला है। क्या है क्लोरोफिल? उल्टी करो फटाफट, क्या है क्लोरोफिल? सर एक ग्रीन पिगमेंट है और ये प्रोटीनियस इन नेचर होगा सर। ये उल्टी नहीं है, डकार है, बहुत पहले जो खाए उसी का। सही। ये तो कोई भी बता सकता है भाई। हाँ बताओ। सर ये ग्रीन कलर का मैग्नीशियम इसके स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होगा सर। मैग्नीशियम इसके स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होगा, ठीक है। और बोलो। और कोई बच्चा बोलना चाहे? ये टेट्रा पायरोल स्ट्रक्चर। बड़ बहादुर, ये कहाँ से सीख लिया? टेट्रा पायरोल क्या होता है? पायरोल वो प्रोटीन में बताया था सर। अच्छा Succinate अच्छा को अच्छा, मिलाएंगे। मतलब प्रोटीन में हम पहले बता चुके हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक 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 ठीक, याद आया। ओ तब तो बहुत सारी बातें हो चुकी है इसका मतलब। वहाँ कोई मुझे बताओ क्लोरोफिल पाया कहाँ जाता है? ये कौन बताना चाहेगा? कहाँ पाया जाता है क्लोरोफिल? थैलेकॉइड मेम्ब्रेन के ऊपर जो था, थैलेकॉइड मेम्ब्रेन के क्या ऊपर? क्या जो पिगमेंट था बहुत सारा जिसको क्वांटासोम कह रहे थे, उसी में। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, अभी क्वांटासोम की भी बात करेंगे। केराटिनॉइड के बारे में कौन क्या जानता है? उल्टी करो। अब आपके उल्टी करने का समय खत्म हुआ। अब कंसेप्ट लो। पहला नंबर है क्लोरोफिल, पहला नंबर है क्लोरोफिल। समझेगा ध्यान से। देखिए क्लोरोफिल कई प्रकार के होते हैं। क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, सी, डी, अलग अलग क्लोरोफिल डिस्कवर्ड हो चुका है। ठीक है, मैं जो आपको बता रहा हूँ क्लोरोफिल ए और बी बता रहा हूँ। क्या बता रहा हूँ? क्लोरोफिल ए और बी। मैं क्लोरोफिल ए और बी पे जाऊं उससे पहले मैं नॉर्मली क्लोरोफिल के बारे में कुछ बात बता देता हूँ। क्लोरोफिल टेट्रा पायरोल रिंग का बना होता है, आपको पता है। पायरोल रिंग क्या होता है इसको समझ लीजिए ध्यान से। पायरोल रिंग का मतलब होता है 4 कार्बन और एक नाइट्रोजन से मिला हुआ एक पेंटा एटॉमिक रिंग। 5 एटम हो गए ना, 4 कार्बन हो गया, नहीं हो गया, और एक नाइट्रोजन, इसी को बोलते हैं पायरोल रिंग। और ऐसा ऐसा 4 रिंग देख लो मैं बना रहा हूं यहाँ पे। 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ। ये 4 हो गया रिंग। ये चारों रिंग क्या है? चारों अपने आप में पायरोल है, टेट्रा पायरोल हुआ। अब सेंटर पे एक एटम होता है जिसका नाम है मैग्नीशियम। ओके, सेंटर पे क्या है? मैग्नीशियम एटम। मैग्नीशियम एटम के साथ ये चारों ने मिलके कोऑर्डिनेट बॉन्ड इस तरीके से बनाया है कि चारों इसके साथ अटैच्ड है। ठीक है, और मैं आपको बता दूं बच्चों, ये पूरा ओवरऑल एक स्ट्रक्चर बना जिसको कहते हैं हेड ऑफ व्हाट? हेड ऑफ व्हाट? क्लोरोफिल पिगमेंट। और आपको मैं इसका साइज भी बता देता हूँ, एकदम बराबर बराबर होता है साइज, 15 बाय 15 का। अगर आप देखेंगे इसका साइज इधर से, तो इधर से भी आपको 15 एंगस्ट्रॉम आएगा और इधर से भी साइज 15 एंगस्ट्रॉम आएगा। ठीक है,
आप समझना ध्यान से। ये मान लो पायरो रिंग नंबर 1 है, ये पायरो रिंग नंबर 2 है, ये पायरो रिंग नंबर 3 है और ये पायरो रिंग नंबर 4 है। चलेगा बात? अब क्या होता है 4 नंबर वाले पायरो रिंग से यहां से लंबा सा टेल चलता है और वो टेल हाइड्रोकार्बन का होता है और लास्ट में जाके एक कीटोन आ जाता है, कीटोन ग्रुप। ये सब बात बायोमोलिक्यूल्स में हो चुकी है अपनी। और वो अगर मैं टेल की आपको साइज बता दूं तो टेल 20 एंगस्ट्रॉम का होगा टोटल। और ये पूरा ओवरऑल मॉलिक्यूल, ये पूरा ओवरऑल मॉलिक्यूल जिसमें एक ही टेल है, 2 टेल नहीं है, एक ही टेल है, ओवरऑल मॉलिक्यूल क्लोरोफिल है। अब मैं आपको बता देता हूँ क्लोरोफिल प्रेजेंट कहाँ होता है। आपको पता है क्लोरोफिल थैलेकॉइड मेम्ब्रेन में होता है। थैलेकॉइड मेम्ब्रेन भी एक प्रकार का सेल मेम्ब्रेन ही है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड थैलेकॉइड मेम्ब्रेन, सॉरी थैलेकॉइड मेम्ब्रेन इज नॉट सेल मेम्ब्रेन, सिंगल मेम्ब्रेन, बट बाइलिपिड तो है ना, बाइलिपिड तो है ना। तो अगर मैं मान लो कि ये थैलेकॉइड मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर बना रहा हूँ ऐसा बाइलिपिड, ठीक है, ये थैलेकॉइड मेम्ब्रेन है, ये थैलेकॉइड मेम्ब्रेन है, ठीक है। तो मैं उस थैलेकॉइड मेम्ब्रेन में आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि ये किस तरीके से रहेगा उसमें फिट। ये रहेगा हेड पार्ट, गौर से देखो, ये रहेगा हेड पार्ट और उसका टेल पार्ट अंदर की तरफ यूं लटक रहा होगा ऐसे। फिर उसका इधर से एक और मॉलिक्यूल, ये उसका टेल पार्ट, ये हेड पार्ट और ये उसका टेल पार्ट ऐसे। फिर ऐसे मान लो कि और क्लोरोफिल पिगमेंट यहाँ पे है थैलेकॉइड मेम्ब्रेन में, एक इधर एक इधर, ठीक है। ये इसका टेल इधर, इसका टेल इधर। और आपको मैं बता देना चाहता हूँ ये जो पूरा हेड पार्ट है, ये हेड पार्ट है, हेड पार्ट होता है हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफिलिक। और जो टेल पार्ट है ये होता है हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफोबिक। तो मुझे बताओ ओवरऑल ये क्लोरोफिल मॉलिक्यूल कैसा है, हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफोबिक या एम्फीबॉलिक? हाँ एम्फीबॉलिक। यानी कि ये वाटर को अट्रैक्ट भी करता है और ये वाटर को रिपेल भी करता है। हेड पार्ट वाटर को अट्रैक्ट करता है और टेल पार्ट वाटर को रिपेल करता है। ये है क्या, थैलेकॉइड मेम्ब्रेन। ये पूरा थैलेकॉइड था, थैलेकॉइड मेम्ब्रेन। अंदर का स्पेस है ल्यूमेन, ल्यूमेन में भी पानी है और बाहर है स्टोमा, स्टोमा में भी पानी है, दोनों जगह पानी है, ल्यूमेन में भी और उधर भी। तो इसलिए तो ये जो बायोलिपिड लेयर है ये इधर भी पानी को फेस कर रहा है, ये इधर भी पानी को फेस कर रहा है और उसका खुद का बायोलिपिड का खुद का भी टेल अंदर है क्योंकि उसको पानी से बचना है। तो अगर उसी मेम्ब्रेन में एम्बेडेड है कौन, क्लोरोफिल पिगमेंट, तो उसके पानी को लव करने वाले पार्ट को पानी की तरफ रखा है दोनों तरफ और पानी से डरने वाले पार्ट को या पानी हेट करने वाले पार्ट को अंदर की तरफ घुसा लिया है। आई थिंक क्लोरोफिल का अरेंजमेंट थैलेकॉइड मेम्ब्रेन में कैसे होता है सभी को क्लियर हो चुका है। और सोलर लाइट, अच्छा ये थैलेकॉइड खुद कहाँ है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर, और क्लोरोप्लास्ट खुद कहाँ है, सेल के अंदर। जब सोलर लाइट आएगी सेल मेम्ब्रेन, क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन सबको क्रॉस करते हुए पहुंचेगी थैलेकॉइड मेम्ब्रेन पे और वहां इंतजार बैठा कौन है, इंतजार बैठा वहां पे कौन, थैलेकॉइड, सॉरी क्लोरोफिल पिगमेंट। और वो सोलर लाइट आने से क्या होगा इसकी चर्चा हम करेंगे कल से। मैग्नीशियम एटम का इलेक्ट्रॉन एक्साइट होगा, उसके बाद क्या होगा, उसमें भूख बड़ा भयंकर क्रिएट होगी, बगल वाले वाटर मॉलिक्यूल को तोड़ के अपना भूख मिटाएगा। इस सब बातें हम कल करेंगे, ये सब आएगा मैकेनिज्म वाला पार्ट। अभी मैंने आपको ये समझा दिया कि क्लोरोफिल पिगमेंट कैसे लोकेटेड होता है थैलेकॉइड मेम्ब्रेन में। ये मैंने क्लोरोफिल के बारे में नॉर्मल बातें करी है कि नॉर्मली इस टाइप का क्लोरोफिल पिगमेंट है। अब क्लोरोफिल होता है 2 प्रकार का, एक होता है क्लोरोफिल ए, एक होता है क्लोरोफिल बी, और भी है आप इतना समझो। ये होता है ब्राइट ब्लू या फिर ग्रीन कलर का। ब्राइट ब्लू समझते हो ना, ऐसा वाला, ऐसा कलर टाइप का, इसे थोड़ा सा और ब्राइट समझो, ब्राइट ब्लू या ग्रीन टाइप का, ठीक है। और क्लोरोफिल होता है ग्रीनिश येलो, ग्रीनिश येलो। मैं अगर इस टाइप से बनाऊं तो कुछ इस टाइप का अपीयरेंस समझना, ग्रीनिश येलो। ये अलग येलो है, ये अलग येलो है, और ये थोड़ा सा ग्रीनिश येलो टाइप का जा रहा है, ठीक है, ग्रीनिश येलो। तो क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी अलग अलग कलर का है। इन दोनों में क्या स्ट्रक्चरल डिफरेंस क्या है, स्ट्रक्चरल डिफरेंस बस एक पर्टिकुलर ग्रुप का अरेंजमेंट की वजह से स्ट्रक्चरल डिफरेंस है और उसकी वजह से मॉलिक्यूलर फार्मूला भी अलग है। अगर क्लोरोफिल ए है तो क्लोरोफिल ए में सेकेंड कार्बन पर सेकेंड पायरोल रिंग में एक फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड होगा और वो होगा मीथेन। अगर है कौन, मिथाइल ग्रुप। अगर है कौन, क्लोरोफिल ए, इसमें मिथाइल ग्रुप। लेकिन अगर क्लोरोफिल बी है तो यहाँ पे होगा CHO ग्रुप, इसी पे CHO ग्रुप अगर क्लोरोफिल बी है। अब अगर स्ट्रक्चरल फार्मूला में अगर एक फंक्शन ग्रुप का डिफरेंस आ रहा है तो जाहिर सी बात है मॉलिक्यूलर फार्मूला में भी डिफरेंस आ जाएगा। मॉलिक्यूलर फार्मूला आपको याद नहीं रखना है, दे रखा है नोट्स में, याद नहीं रखना है। लेकिन क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी में क्या डिफरेंस है आपको याद रखना है।
दोनों का कलर भी याद रखना है। बाकी काम दोनों का सेम है। हाँ, इन दोनों में काम दोनों का ये है कि सोलर लाइट को एब्जॉर्ब करना है। लेकिन जो बात अभी मैं आपको बता रहा हूं कि सोलर लाइट को एब्जॉर्ब करके अपने इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कर देना, ये औकात केवल क्लोरोफिल ए का है। अभी मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर के बाद क्वांटम कंसेप्ट। सेंटर पे होता है क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल पिगमेंट। प्रिंसिपल होता है ना स्कूल के प्रधान, जो भी डिसीजन होता है वही लेते हैं, मेन डिसीजन वही लेते हैं। बाकी स्टाफ लोग तो सारा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके उनको देता है। क्लोरोफिल ए वही है सेंटर पे, प्रिंसिपल एक ही होता है स्कूल में, तो ग्रुप में एक ही रहेगा क्लोरोफिल ए, उसको बोलते हैं प्रिंसिपल पिगमेंट। अच्छा, क्लोरोफिल ए को यूनिवर्सल पिगमेंट भी बोलते हैं। यूनिवर्सल पिगमेंट बोलने का कारण ये है, जहां जहां फोटोसिंथेसिस वहां वहां क्लोरोफिल ए। रिपीट कर रहा हूं, जहां जहां फोटोसिंथेसिस वहां वहां क्लोरोफिल ए। क्लोरोफिल ए सब जगह होगा जहां भी फोटोसिंथेसिस होगा। हाँ, इसके साथ अलग पिगमेंट हो, वो अलग अलग अरेंजमेंट होगा, अभी हम बात कर लेंगे इसकी। तो ये प्रिंसिपल पिगमेंट इसलिए है क्योंकि क्वांटासोम यानी कि ग्रुप ऑफ पिगमेंट में सेंटर पे यही रहता है और यही अपना इलेक्ट्रॉन एक्साइट करता है। और इसको यूनिवर्सल पिगमेंट इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जहां जहां फोटोसिंथेसिस वहां वहां ये पाया जाता है। ठीक है। दूसरा, फिर क्लोरोफिल बी का क्या काम है, मैं आपको बच्चों बता देता हूं। क्लोरोफिल बी हो या कैरोटीनाइड हो या फाइकोबिली प्रोटीन हो, ये सब क्लोरोफिल ए को चारों ओर से घेर लेते हैं। और इनका काम ये नहीं होता है कि सोलर लाइट को ऑब्जर्व किया और अपना इलेक्ट्रॉन एक्साइट कर दे, औकात ही नहीं है उसकी, उसके एटम की औकात नहीं है कि सोलर लाइट को ऑब्जर्व करके अपना इलेक्ट्रॉन एक्साइट कर दे और फोटोसिंथेसिस के मैकेनिज्म को स्टार्ट कर दे। ना 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 ना। तो फिर ये क्या करते हैं, ये सोलर लाइट को ऑब्जर्व करते हैं, ये सच बात है। लेकिन फिर उस एनर्जी को अपने बगल वाले क्लोरोफिल बी को दे देते हैं। वो क्लोरोफिल फिर अपने बगल वाले क्लोरोफिल बी को दे देगा। एक कैरोटीनाइड है तो कैरोटीनाइड को दे देगा। इस मेथड को कहते हैं इंडक्टिव रेजोनेंस मेथड, इंडक्टिव रेजोनेंस एनर्जी ट्रांसफर मैकेनिज्म। हर क्लासेस में पढ़ोगे तो डिटेल में पढ़ोगे, अभी बस इतना जान लो। ठीक है। तो इंडक्टिव रेजोनेंस एनर्जी ट्रांसफर मैकेनिज्म से फाइनली वो एनर्जी ट्रांसफर करते 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 पहुंच जाता है सेंटर पे, और सेंटर पे कौन है, क्लोरोफिल ए। तो आखिर कोई ऐसा है, कोई क्लोरोफिल बी या कैरोटीन का पिगमेंट होगा जो उसका जस्ट बगल में होगा, क्लोरोफिल ए के बगल में, तो वो अपना एनर्जी फिर देगा, सारा एनर्जी जो उसको पहुंचा है वो एनर्जी देगा क्लोरोफिल ए को। और उस मेथड को कहते हैं रेजोनेंस एनर्जी ट्रांसफर। वहां केवल रेजोनेंस की फिनोमेना होती है, रेजोनेंस एनर्जी ट्रांसफर मैकेनिज्म। तो दो बातें हैं, क्लोरोफिल बी हो या कैरोटीनाइड हो, उन लोगों ने सोलाइट को अब्सॉर्ब किया और उन लोगों ने आपस में एनर्जी ट्रांसफर किया रेजोनेंस इंडक्टिव एनर्जी ट्रांसफर मैकेनिज्म से। फाइनली जो एटम जो मॉलिक्यूल क्लोरोफिल बी या कैरोटीनाइड का जस्ट बगल में है क्लोरोफिल बी के, उन्होंने रेजोनेंस एनर्जी ट्रांसफर मैकेनिज्म से अपना एनर्जी दे दिया सेंटर पे क्लोरोफिल ए को। और फिर उसने खुद भी अपना सोलर लाइट एब्जॉर्ब किया है और अपने सराउंडिंग के क्लोरोफिल बी या कैरोटीनाइड से भी लिया है। उन सभी एनर्जी को यूटिलाइज करके वो अपना इलेक्ट्रॉन कर देता है एक्साइट और फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो जाता है स्टार्ट, जो मैकेनिज्म कल पढ़ेंगे। ये काम है क्लोरोफिल पिगमेंट का। बोलो, रही बात की क्लोरोफिल का सिंथेसिस कैसे होता है, तो मैं आपको बता देता हूं। सक्सिनाइल कोएंजाइम ए क्या होता है आपको पता चल जाएगा अगले चैप्टर में। सक्सिनाइल कोएंजाइम ए और ग्लाइसिन मॉलिक्यूल जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो बनता है प्रोटोक्लोरोफिल। सनलाइट की प्रेजेंस में 2 प्रोटॉन की रिक्वायरमेंट होती है। जब ये प्रोटोक्लोरोफिल सनलाइट की प्रेजेंस में 2 प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है तो बनता है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल का बनने का एक और पाथ है, वो क्या है, टीआरएनए का एक मॉलिक्यूल और ग्लूटामिक एसिड का एक मॉलिक्यूल अगर आपस में रिएक्ट कर जाए तो भी प्रोटोक्लोरोफिल बन सकता है। और फिर वही सोलर लाइट दे दो और 2 प्रोटॉन दे दो तो क्लोरोफिल का सिंथेसिस हो जाएगा। ये जो मैं बात कर रहा हूँ कि सोलर लाइट की रिक्वायरमेंट है क्लोरोफिल की सिंथेसिस के लिए, ये केवल और केवल एंजियोस्पर्मिक प्लांट में है, हायर प्लांट में है, लोअर प्लांट में इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। लोअर प्लांट में विदाउट लाइट भी क्लोरोफिल का सिंथेसिस हो सकता है। अभी तक मैंने जो भी बातें करी क्लोरोफिल के बारे में, आप जल्दी से नोटबुक को रीड कर लीजिए। ये मीटिंग समाप्त होने वाला है, अगले मीटिंग में हम सारी बातों के नोटबुक से अंडरलाइन करके बता देंगे, फिर चलेंगे कैरोटीनाइड पर। ठीक है, और आपका डाउट भी ले लेंगे अगले मीटिंग में। जल्दी से पढ़ लीजिए।